अधिकार। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की, मतलब राइट टू फ्रीडम। ठीक है, तो जिसके अंतर्गत आज जो हम कवर करेंगे आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, तो जानेंगे आज आर्टिकल 19 किसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 20 किसके बारे में बात करता है, फिर साथ में 21 जानेंगे, 21A जानेंगे, और लास्ट में कौन सा जानेंगे, 22 जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 है, यह है हमारे मौलिक अधिकार और उनकी सीमाएं। ठीक है, तो आर्टिकल 19 को ही बोला जाता है, ध्यान रख लेना, बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बैकबोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की रीढ़ की हड्डी। क्यों? क्योंकि यह जो आर्टिकल है, आर्टिकल 19, यह हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। ठीक है, तो 6 प्रकार की हमें फ्रीडम मिली हुई है। क्या ये जो हमें फ्रीडम मिली हुई है, क्या जो हमें स्वतंत्रता मिली है, ये एब्सोल्यूट है? क्या इसके ऊपर कोई प्रतिबंध है, या इसके कुछ एक्सेप्शन है या नहीं है? तो ध्यान रखना, यहाँ पर इनके ऊपर उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसको बोला जाता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, ध्यान रखना, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब इनके ऊपर कोई रोक टोक है या नहीं है, तो रोक टोक बिल्कुल है, तो बिना रोक टोक के ये नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है, तो कौन कौन सी हमें आर्टिकल 19 के दौरान बुनियादी आधारभूत स्वतंत्रताएं मिली हुई है। तो सबसे पहला आएगा मेरे पास कौन सा, आर्टिकल 19A का पहला पॉइंट आएगा, विचार एवं अभिव्यक्ति। ठीक है, तो आपको थॉट, मतलब आप कुछ चाहे वो सोच सकते हैं और अपने आप को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, या फिर थॉट की भी आपको क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। दूसरा ये बात करता है किसके बारे में है, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की, पीसफुली असेंबल करने की आज़ादी देता है आपको ये। ठीक है, पीसफुल क्या होने की आपको आज़ादी देता है, इकट्ठा होने की आज़ादी देता है। इसके अलावा 19 के अंतर्गत तीसरा आता है, संघ या फिर संगठन बनाने की आज़ादी देता है, मतलब एसोसिएशन फॉर्म करने की आपको पूरी स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, फिर चौथा आता है निर्बाधा संचरण, मतलब आप जो है भारत में क्या कर सकते हो, फ्रीली मूव कर सकते हो, आपकी मूवमेंट के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। अभी ऊपर से है, जब हम पढ़ेंगे तो इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लागू होंगी, मतलब आपकी जो फ्री मूवमेंट है इसको भी क्या करा जाएगा, कुछ क्षेत्रों में रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। इसके अलावा भारत में कहीं भी आप क्या कर सकते हो, निवास कर सकते हो, रिसाइड कर सकते हो, तो बसने की भी क्या दी गई है, आज़ादी दी गई है। इसके अलावा फिर आना चाहिए था 19GF, तो F जो था वो कौन सा है, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे कब हटा दिया गया है, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे पार्ट 3 से तो हटा दिया। ठीक है, लेकिन कहाँ ऐड कर दिया, आर्टिकल 300A में। तो ये हमारा जो संपत्ति का अधिकार है, ये हमारा किस तरह का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन यह हमारा कैसा अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। तो आना चाहिए कायदे से तो F था, लेकिन अब नहीं है, अब डायरेक्ट आता है 19G, और 19G आता है पेशा या फिर व्यापार करने की आपको क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। तो मोटे तौर पर आपको आर्टिकल 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान कर रहा है, 6। सबसे पहला बोलने की या फिर अपने आप को अभिव्यक्त करने की, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा कर रहा है शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की, मतलब आप असेंबल हो सकते हो, कैसे, लेकिन पीसफुली। फिर तीसरा कर रहा है बात संगठन या फिर संघ बनाने की, मतलब एसोसिएशन के फॉर्मेशन की आपको स्वतंत्रता दी गई है। चौथा बात कर रहा है फ्री मूवमेंट की, कि आप भारत में फ्रीली क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। फिर उसके अलावा बात करता है किसकी, रिसाइड करने की, कि भारत में आप कहीं भी क्या कर सकते हो, निवास कर सकते हो। और लास्ट आपके ये प्रोफेशन से संबंधित है, कि आप किसी भी पेशे को, किसी भी बिजनेस को क्या कर सकते हो, उसको कर सकते हो। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा कि आर्टिकल 19A में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। मूल रूप से कितनी स्वतंत्रताएं थी यहाँ पर, 7 थी। वर्तमान में कितनी है यहाँ पर, तो 6 है। अब देखिए
आर्टिकल 19 का जो पहला ही आर्टिकल है, इसमें पहला पॉइंट आएगा इसका ए, ठीक है। तो आर्टिकल 19 इसका क्लोज 1 और इसका भी सब क्लोज 1, ठीक है। फिर ए बी सी डी ऐसे गए हैं, ई एफ हटा दिया, फिर जी ऐसे करके, ठीक है। तो सबसे पहला देता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। मतलब आपको बोलने का अधिकार है और आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का भी क्या है, अधिकार है। तो यह हर नागरिक को अपनी बात रखने, लिखने, ठीक है, अपनी बात रखने मतलब बोलने का अधिकार, स्पीच का अधिकार दे रहा है, लिखने का, राइट करने का, और प्रेस के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्या देता है, ये आपको आज़ादी देता है। तो आपके ऊपर देखो प्रतिबंध नहीं लगा रखे हैं, ठीक है। आप अपनी बात लिख के बता सकते हैं, ठीक है। अपनी जो भी आपकी बात है आप उसको प्रेस, जो भी आपके विचार है तो प्रेस के माध्यम से विचार अपने क्या कर सकते हो, अभिव्यक्त कर सकते हो। आपके ऊपर कोई भी रोका टोकी नहीं की जाएगी। लेकिन ठीक है, तो जैसे आता है ना कि हर चीज़ टर्म एंड कंडीशन, तो इसकी भी क्या है, टर्म एंड कंडीशन। यहाँ उन्हीं टर्म एंड कंडीशन को हमने नाम दे दिया क्या, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, उचित प्रतिबंध, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो देखो यहाँ पर तो अब आपके ऊपर कितने प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं, 8 प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। और लगाएगी कौन, तो सरकार। सरकार का मतलब ध्यान रख लेना कौन सा, आर्टिकल 12 वाला राज्य है। तो राज्य इन 8 आधारों पर आपकी बोलने की और प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा सकता है। सबसे पहला कौन सा है, देश की संप्रभुता और अखंडता, ठीक है, सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। देश के टुकड़े करने या एकता को तोड़ने वाली अगर आप बात करोगे तो ध्यान रख लेना आपकी बोलने की स्वतंत्रता आपसे क्या कर ली जाएगी, छीन ली जाएगी। आप ऐसे नारे ना लगा दे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरा ऐसा। देखो बोलने के नाम, बोलने की जब आपको स्वतंत्रता दी जा रही है, इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोल लोगे। आप देश विरोधी जो नारे हैं वो नहीं लगा सकते। अगर आप नारे लगाते पाते गए, ठीक है, तो फिर आप जो है वो जेल में जाते गए, ठीक। फिर उसके अलावा विदेशी राज्यों के साथ संबंध, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे जो है हमारे फ्रेंडली देशों के साथ मित्रता पूर्वक संबंध खराब हो रहे हैं, तो ध्यान रख लेना उस पर जो आप बोल रहे हैं फिर आपके वो मतलब आर्टिकल 19 का क्या माना जाएगा, वायलेशन माना जाएगा, ठीक है। तो मित्र देशों के साथ रिश्ते खराब करने वाले बयान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा, एक बीजेपी की प्रवक्ता थी, बीजेपी एमपी थी नुपुर शर्मा, तो उन्होंने प्रोफेट के खिलाफ कुछ ऐसी बातों का क्या कर, मतलब ऐसी टिप्पणी की थी जिससे भारत के संबंध अरब देशों के साथ क्या हो रहे थे, खराब हो रहे थे। तो वे बीजेपी ने बाद में उनको अपनी पार्टी से निकाल भी दी। तो बस ऐसा याद रखो एग्जाम्पल के तौर पर, सही है गलत है वो बाद की बात है, बस इतना याद रखो कि हाँ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। इसके अलावा शालीनता और नैतिकता, ठीक है, अश्लीलता फैलाने वाली बातें भाई ये भी नहीं चलेंगी। इसके अलावा मानहानि, डिफॉर्मेशन, किसी के सम्मान को यदि आप ठेस पहुंचा रहे हैं तो ध्यान रख लेना फिर आपसे आपकी ये जो आर्टिकल 19 है ये छीन लिया जाएगा। इसके अलावा राज्य की सुरक्षा, स्टेट की सिक्योरिटी की बात आएगी, जिससे विद्रोह या फिर युद्ध का खतरा हो सकता है, तो वहां पर भी ध्यान रख लेना भाई आपके खिलाफ बस मतलब ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए कि आप जनता को भड़काने का क्या करोगे, काम करोगे, ठीक। इसके अलावा आती है सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, दंगे या हिंसा भड़काने की क्या है फिर आपके ऊपर आशंका है कि आप ऐसे भाषण का इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को उकसाने का प्रयास करने की, दंगे करिए जैसे। तो ध्यान रख, बोलने का मतलब वही है ना कि आप बोल तो सकते हो लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिससे जो है वो शांति या पीस जो है या फिर देश की संप्रभुता, अखंडता क्या हो, हैम्पर हो, ठीक। फिर इसके अलावा आप कोर्ट की क्या नहीं कर सकते, अवमानना नहीं कर सकते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कोर्ट का आप क्या नहीं कर सकते, अपमान नहीं कर सकते, ठीक। और लास्ट है किसी को अपराध के लिए उकसाना, किसी को सुसाइड बोल देना कि तू भाई हाँ तू कर ले, अब तेरे बस का कुछ नहीं रहा, तू ऐसा है, तू ऐसा है, ठीक है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। किसी को जुर्म के लिए भड़काना, मतलब ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखो बोलने की और अपने आप को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता आपको तो दी गई है, लेकिन आप जब दी गई है तो कुछ उसके ऊपर प्रतिबंध भी लगे हैं। तो कुछ ऐसे प्रतिबंधों का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और वो कितनी तरह के हैं, तो 8 तरह के। हुआ क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो आप पीसफुल क्या हो सकते हो, असेंबल हो सकते हो, ठीक है। तो अधिकार है तो बिना हथियारों के शांतिपूर्वक ढंग से जमा होने की आपको क्या है, आज़ादी है, ठीक है, बिना हथियार से,
ठीक है। इसके अलावा प्रतिबंध लगाए गए हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। यह अधिकार नहीं मिलेगा, कब नहीं मिलेगा? सभा हथियारों के साथ की जा रही हो, ठीक है। तो आपने बोल दिया कि हम तो जी क्या करना चाहते हैं, सभा करने चाहते हैं, और उस सभा में आप लोग गंडासे वगैरह लेके, हथियार वगैरह लेके, बंदूक वगैरह लेके बैठे हैं कि हम तो जी शांतिपूर्वक सभा कर रहे हैं, ये तो हथियार हमने सिर्फ दिखाने के लिए रखे हैं, चलाने के लिए नहीं। तो ध्यान रख लेना, आपको फिर ऐसी सभा करने के भी अधिकार नहीं मिलेगा। हो गया। अगला आता है कि आप जब क्या करोगे, शांतिपूर्वक सभा करोगे, तो ध्यान रख लेना यहाँ पर जो है वो यातायात बाधित नहीं होना चाहिए, मतलब ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चलना चाहिए। इसीलिए जब भी कभी आप देखो, चाहे वो नगर कीर्तन निकलता हो या कोई भी जुलूस निकलता हो, कोई भी रथ यात्रा निकलती है, तो बाकायदा आपको पहले जो है आपने लोकल अथॉरिटी से क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। आपको पुलिस वाले मुहैया करवाए जाएंगे ताकि ट्रैफिक जो है वो सुचारू रूप से क्या हो सके, चलता रहे। तो देखो, शांतिपूर्वक आप सम्मेलन तो करोगे ही करोगे, लेकिन जब शांतिपूर्वक सम्मेलन कर रहे होंगे तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, ठीक है। और जब बात आ जाती है भारत की एकता और अखंडता, तो ध्यान रख लेना, फिर ये ना हो कि आपने बोल दिया कि हम जी शांतिपूर्वक सभा कर रहे हैं, और उस सभा में पता लग रहा कि आप जो है वो देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं कि कैसे हम भारत के उत्तर दक्षिण वाले हिस्से को क्या कर दें, अलग कर दें। तो ऐसा भी नहीं होगा। मतलब जहाँ पर ऐसी सभाएं करते हुए पाएंगे तो ध्यान रख लेना, वो जो सभा होगी सीधा जेल के अंदर होगी फिर, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अगला आता है हमारे पास एसोसिएशन, संघ या फिर संगठन बनाने की आपको क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। इसके तहत आप क्या बना सकते हो, संगठन बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, सहकारी समितियां, ये याद रख लेना, सहकारी समितियां मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आप बना सकते हो, ठीक है। अगर आपका उद्देश्य क्या रहेगा, वैध रहेगा, हाँ भाई हमें कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनानी है, ठीक है, तो अनुमति आपको दी जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा संगठन बनाना चाहते हो जो गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा या लिप्त है या जिसकी मंशा लग रही है, तो ध्यान रख लेना, ऐसा संगठन बनाने की आपको आज़ादी नहीं है। तो आपके ऊपर क्या लग जाएंगे, आप प्रतिबंध लग जाएंगे। तो देखो, संगठन गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल अगर हो गया तो ध्यान रख लेना, प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। इसके अलावा सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता को अगर नुकसान पहुंचाया गया, तो मतलब ये ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों क्या है, उसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। क्लियर। उसके बाद आता है हमारे पास डी और ई, आर्टिकल 19। तो देश में कहीं भी घूमने की, तो फ्री मूवमेंट करने की, और साथ में क्या, निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। क्यों एक साथ रखा गया है, क्योंकि दोनों के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, इक्वल है। तो पूरे भारत में कहीं भी घूमने और बसने और घर बनाने का आपको क्या है, पूरा अधिकार है। लेकिन जब हम बात करेंगे कहाँ की, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, तो यहाँ पर आपकी ध्यान रख लेना, घूमने की और निवास करने की जो स्वतंत्रता है, इस पर क्या लगा दिया हमने, आर लगा दिए, ठीक है। अगर आपको इन राज्यों में भी जाना है, यहाँ पर भी आई थिंक 2 या 3 राज्यों में अगर आपको जाना है, तो आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। आप वहाँ नॉर्मल एज एन मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया भी नहीं जा सकते, आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। क्यों ऐसा किया गया है, तो आम जनता के हित में किया गया है, ठीक है। तो महामारी वगैरह, क्वारंटाइन वगैरह, ये भी ध्यान रख लेना भाई, इसलिए आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। दूसरा, जो यहाँ पर ट्राइबल लोग होंगे, इनके कल्चर को आपसे बचाने के लिए, अब आप हो मॉडर्न आदमी और ये हैं बेचारे आज भी पत्ते लगा के घूमने वाले, और आप जा रहे हैं उनको शूट करने, पता लग रहा वो खाना बदोश है, आपको मार के खा जाएंगे, ठीक है, या आप उनके लिए खतरा पैदा कर जाओगे वहाँ। तो इसीलिए आपकी जो ये वाली स्वतंत्रता है, घूमने की, बसने की, वहाँ घर बनाने की, इसके ऊपर सरकार ने क्या लगा दी है, रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं। अगर आपको उन स्थानों पर जाना है तो आपको वहाँ जाने का कारण बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अनुसूचित जनजातियों, शेड्यूल्ड ट्राइब के संरक्षण के लिए आदिवासियों की संस्कृति और जमीनों को बचाने हेतु विशेष क्षेत्रों में जाने और बसने पर क्या लगाई गई है, पाबंदी लगाई गई है। क्लियर। चलिए, उसके बाद देखिए, पेशा मतलब कोई भी आप प्रोफेशन वगैरह चुन सकते हो अपने लिए। तो पेशा या फिर व्यापार करने की क्या है, आपको स्वतंत्रता है। अपनी इच्छा अनुसार
व्यवसाय चुनने का आपको क्या है, अधिकार है। लेकिन कुछ क्या है, शर्तें हैं। आपने कर ली +2 पास और सोच रहे हैं मैं क्या बन जाऊंगा, बस अब डॉक्टर बन जाऊंगा, नहीं भाई नहीं। तो डॉक्टर बनने के लिए आपको कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या करनी पड़ेगी, पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बोला है न्यूनतम योग्यता, न्यूनतम क्वालिफिकेशन कम से कम इतना तो चाहिए भाई, आप नीट वगैरह का एग्जाम क्वालिफाई करके इसके बाद आपकी MBBS की डिग्री वगैरह हासिल कर लो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, तो जैसे डॉक्टर बनने के लिए डिग्री होना आवश्यक है। ये ना हो कि पहले मैं अभी हॉस्पिटल में कंपाउंडर था, मेरे को 10-12 साल हो गए, फिर उसके बाद अपना हॉस्पिटल खोल के बैठ गया, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक। इसके अलावा एकाधिकार, मोनोपोली, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपने पास रखे हैं, क्यों, जनहित के लिए, ठीक है, ताकि ये अगर क्षेत्र आपके हाथों में चले गए तो आप तबाही ना कर दें, डिस्ट्रक्शन ना पैदा कर दें। जैसे रेलवे वगैरह, तो रेलवे के ऊपर मोनोपोली है, किसकी है, गवर्नमेंट की है। इसी तरह परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर पावर, इसके ऊपर मोनोपोली है, सिर्फ इस क्षेत्र में काम कौन करती है, गवर्नमेंट ही करती है। ये अभी तक जो है प्राइवेट लोगों के हाथ में, मतलब इंडिविजुअल के हाथों में नहीं गया है, ठीक है। फिर इसके अलावा आते हैं अनैतिक और खतरनाक व्यापार, जैसे जो आप लोगों के ड्रग वगैरह की तस्करी वगैरह करते हैं, मतलब नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी पर क्या लगाया गया है, पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। तो आप ये नहीं चाहते कि मेरे को सर बम बनाना बढ़िया लगता है, मैं बम ही बनाऊंगा, क्या फिर सरकार ने उसको अलाउड किया गया है कि इसको निजी व्यक्ति परफॉर्म कर सकता है, नहीं कर सकता। आप बोल दोगे सर मेरे को तो फीम बेचने का काम बढ़िया लगता है, मेरे को तो दारू बनाने का काम बढ़िया लगता है, भाई देख तो लो पहले, सरकार ने उसके लिए कुछ प्रावधान तो नहीं कर रखे हैं, क्या वो ओपन है या फिर लिमिटेड है या क्या है, ठीक है। तो आपकी जो डिमांड होगी वो जायज़ होनी चाहिए, पहले देख लेना कि हाँ भाई मेरा मनपसंद का काम है, जी मेरे को जी ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना बढ़िया लगता है, मतलब माल देना और माल बेचना अच्छा लगता है, भाई चेक तो कर लो पहले गवर्नमेंट ने इसको ओपन करा है या फिर नहीं किया है, क्लियर। बस अब बात करते हैं आपातकाल के दौरान, ठीक है। आपातकाल इमरजेंसी में इनका क्या हो जाता है, निलंबन हो जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 19 जो है वो आपातकाल के दौरान क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 358 के तहत, ठीक है। जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है तब अनुच्छेद 319 की सभी स्वतंत्रताएं क्या हो जाती हैं, सस्पेंड हो जाती हैं। तो ध्यान रख लेना, जब भी हम क्या होंगे, किसी देश के साथ युद्ध पर होंगे, तो ध्यान रख लेना तब आप डिमांड नहीं करोगे किसकी, आर्टिकल 19 की, तब आपका जो आर्टिकल 19 होगा वो टोटली ऑटोमेटिक क्या होगा, सस्पेंड होगा। तब ये नहीं बोलोगे कि नहीं नहीं नहीं, आप सोचो हमारा जो है पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा है और आप कह रहे हो मेरे को जम्मू कश्मीर में घूमने जाना है, मेरे को बाघा बॉर्डर में घूमने जाना है, ठीक है, तब ऐसा आप उस चीज़ की डिमांड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना कि जब भी युद्ध या फिर वॉर की सिचुएशन होगी, आर्टिकल 358 एक्टिवेट होगा और इसके तहत आर्टिकल 19 क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगा। तब आप इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा नहीं सकते, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि जब भी मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो हम किसकी शरण में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगे। बस इतना ध्यान रख लेना कि युद्ध के समय ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर यहाँ तक।